वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। देशी शिवम गुप्ता मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय हिंदी शिक्षण को। इसमें हम हिंदी के संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे पेपर में आने की पूर्ण संभावना है, यानी कि हमने पेपर का पूरा निचोड़ इसमें रखा है। देख लेते हैं सारी वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा हो जाता है शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जैसे कि आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका एक हो जाता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, और तीसरा हो जाएगा रचना की दृष्टि से शब्द भेद, और चौथा हो जाएगा वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर को, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके दो रूप होते हैं। इसके मेन दो रूप कौन से हैं? आपका हो जाएगा पहला सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। बात करेंगे अगर सार्थक शब्द की, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा माता हो गया, आपका भाई हो गया, पुस्तक भोजन आदि हो आपके क्या हो गए, सार्थक शब्द हो जाएंगे। सार्थक शब्दों को भी चार भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि आपकी एक हो जाता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। देख लेते हैं पहले एकार्थी शब्द को। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही शब्द में किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द का मतलब हो जाएगा गाय, कलम, लोहा आदि। ठीक है, देखते हैं अनेकार्थी शब्द को। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा आम, फल, विशेष, मामूली, साधारण। ठीक है, ये आपके अलग अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा हंस, घोड़ा, पक्षी, विशेष, सूर्य, श्वेत। ये सारे अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अपने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है दूसरे वर्ड को सेम सेम लिखना। देख लेते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका अग्नि, आग का हो जाएगा अग्नि, जलन हो जाएगा वेदना, सताप, अनल, पावक। यानी कि आग के ये क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिख दिए गए हैं। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। बात करेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द की, जैसा कि आपको पता होगा, यानी कि उसका उल्टा लिखना। विपरीत का अर्थ होता है प्रकट करने वाला शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि उसका विपरीत अर्थ हो। जैसे कि आपका अमृत का विष होता है, अगला का पिछला, सुलभ का दुर्लभ, और सामायिक का आपका असामयिक होता है। चलेंगे अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा है सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिंदी भाषा में अनेक शब्द देखने को मिलते हैं जो प्रायः सुनने पढ़ने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। तो यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो लिखने में त्रुटि दोहरा दी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलेंगे अपने अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा दिया इसमें है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने आपको बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी इसके तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं। भाषा को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यांशों के लिए रोचक बनाने हेतु तो प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है जिसकी आराधना की जाए उसे क्या कहते हैं, आराध्य कहते हैं। जीवन भर का संबंध होता है आजीवन। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद आपको बताने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपका हो गया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और आपका देशज शब्द, विदेशी शब्द। ऐसे क्वेश्चन है आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका तत्सम हो जाएगा संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अधीन हो गया, उत्सव हो गया, और हानि हो गया, ये हमारे हो गए तत्सम शब्द। बात करेंगे अगर तद्भव शब्द की तो हो जाएंगे संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा, यानी कि बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, वे आपके क्या होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में
देश शब्द की हम बात करेंगे, देख लेते हैं देश शब्द को। तो हिंदी में प्रचलित बे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं, बे शब्द कहलाते हैं। क्या देश शब्द कहलाते हैं? बे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कि आपका रोटी बेटी, घोंसला जो आपके हैं देश शब्द हैं। चलेंगे विदेशी शब्द के ऊपर, देख लेते हैं ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं लेकिन हम लोग अपनी हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं में से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग कैंची बोलते हैं लेकिन हमारा यह हिंदी शब्द नहीं है। कुली हो गया, कंप्यूटर हो गया, डॉक्टर हो गया, मोटर हो गया, पुलिस, टोस्ट, चॉकलेट, टिकट, किताब, ईमान, हकीम, हलवाई, दरबार, औरत, जिला, आदमी, जल्दी, अनार, खरीद, तोप, बारूद, दरोगा, बहादुर आदि ऐसे शब्द जो हैं हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल भाषा में लेकिन प्रयुक्त करते हैं। अगर इनकी सही शब्दों की बात करें तो ये हमारे विदेशी शब्द होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रचना की दृष्टि से शब्द देख लेते हैं, यानी कि रचना की दृष्टि से कौन कौन से शब्द होते हैं। इसके भी 3 भेद इसमें लिखे हुए, जैसे कि आपका रूढ़ शब्द हो जाता है, यौगिक शब्द हो जाता है और हो जाता है योग रूढ़ शब्द। इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। चलते हैं देख लेते हैं। अगर बात करेंगे रूढ़ शब्द की, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों योग से नहीं बनते, अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द किन्हीं विशेष अर्थों में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि आपका मोर हो गया, तोता हो गया, थोड़ा नाक कान आदि हो गए। इन शब्दों का सार्थक शब्द खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। यौगिक शब्द की अगर बात करें तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बनते हैं। किससे? संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बनते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा सेनापति। सेनापति को कैसे लिख सकते हैं? सेना प्लस पति हो जाएगा। जैसे कि आपका ये यौगिक शब्द है। जैसे कि आपका सुगंध भी हो जाएगा, सु प्लस गंध, जिसको जोड़कर हमारा यौगिक शब्द बना है रसोई घर। रसोई प्लस घर हो जाएगा और प्रतिदिन का प्रति प्लस दिन हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा अगला है योग रूढ़ शब्द के बारे में आपको बताना है। अगर बात करेंगे योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्मा। कीचड़ में जन्मा यानी क्या होता है? आपका फूल होता है, ठीक है। किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे कि आपका कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो ये किसके लिए आ गया है? ये पंकज के लिए कहा गया है। बात करते हैं आगे। अतः ये यौगिक होते हैं वे भी योग रूढ़ हैं, यानी कि यौगिक होते हुए योग रूढ़ है, यानी कि यौगिक भी है और योग रूढ़ भी है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ 4 पायों वाली ये शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद बताने हैं आपको। देख लेते हैं, इसके भी 2 भेद हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देख लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा संज्ञा में हो जाएगा बच्चा, बच्चे, बच्चों, और सर्वनाम में जैसे कि हो जाता है वो है, उसने, उसे, उसको, उससे। विशेषण हो जाएगा पतला, पतले, पतलो या काला, गोरा, जो कुछ भी आप लगा सकते हैं। क्रिया हो जाएगी गया, गए, जाएंगे, पढ़ा, लिखा, ये सब हमारी क्रियाएं हो जाएगी। देख लेते हैं अविकारी शब्द के बारे में। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। जिन क्रियाओं के प्रयोग की कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन क्रियाओं के प्रयोग के कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अंकित तस्वीर बना रहा है, लड़की गाना गा रही है, इनमें तस्वीर तथा गाना कर्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको यानी कि ब्लैक हाईलाइट कर दिया गया है, इसमें गाने को हाईलाइट कर दिया गया है, यानी कि यही हमारा क्या है? यही हमारा सकर्मक है, यही हमारा सकर्मक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सकर्मक का मतलब इसमें कर्म दिया हुआ है। शब्दों के विभिन्न रूपों को वर्णन कीजिए। अगर बात करेंगे शब्दों की, जैसा कि आपको हम ऊपर बता चुके हैं, तत्सम शब्दों के बारे में मैंने बताया था, आपको आगे डिटेल में अच्छे से बताएंगे। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे और उदाहरण सहित इसको देख लेंगे।
ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा भ्रातत्व, मातत्व, पैतृक, अग्नि, प्रत्यकृपि, नृप, कृपाल, ये आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द। बात करेंगे तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा नीर, यथा, कथा, नीड़, पक्षी, क्रोध, दुग्ध, वायु, जल इत्यादि। चलेंगे देश शब्द के बारे में। देश शब्द के बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं, उसके उदाहरण भी बताए थे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे शब्द जिसकी यानी कि जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों को किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण दिया है गड़बड़िया, थपथपाना, ठकठकाना, खटखटाना इत्यादि। अब बात करेंगे संदेह शब्द की, यानी कि संदेह शब्द आपने ऊपर नहीं पढ़ा था, जब रसम पढ़े थे ऊपर तब आपने संदेह नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं संदेह शब्द को। जो शब्द संधि द्वारा बनाए जाते हैं उनको संदेह शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका भोजन प्लस आलय भोजनालय हो गया, चिकित्सालय यानी कि चिकित्सा प्लस आलय हो गया, ये आपके हो गए क्या संदेह शब्द हो गए। ऐसे शब्द जो संधि द्वारा बनाए जाते हैं संदेह शब्द कहलाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसी के अंदर और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपका पीताम्बर हो जाएगा, पीताम्बर के बारे में पीत प्लस अंबर हो जाएगा, राज प्लस आ गया राजाज्ञा हो जाएगा, राजा प्लस अभिषेक यानी कि राजभिषेक हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे किसके उदाहरण, संदेह के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखेंगे समासिक शब्द को। समासिक शब्द को देख लेते हैं। समासिक शब्द वे होते हैं जिनमें दो शब्दों के योग से कोई शब्द बनाया जाता है, यानी कि जिनमें दो शब्दों के योग से कोई शब्द बनाया जाता है समासिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा भैंसा गाड़ी, सूरजमुखी, यमुना तटी, कैसी, प्रतिफल इत्यादि आपके समासिक शब्द हो जाएंगे। अगर बात करेंगे 6 नंबर की, जैसा कि आपका हो जाएगा उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द आपको बताने हैं। उपसर्ग के योग से हिंदी भाषा के अनेक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका सत्संग हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, निरक्षरता हो जाएगा, अनुपालन हो जाएगा, अनुशासन इत्यादि इसके उदाहरण हो जाएंगे। कुछ शब्द प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका कृपा प्लस आलू हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा। ये आपके उपसर्ग के मेन उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि जिन शब्दों के जो शब्द मतलब किसी भी शब्द को बनाने के लिए जो पहले जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग हो जाएंगे और जो बाद में जोड़े जाते हैं आपके प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं लिखावट, बनावट, ये आपके प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। और उपसर्ग के जैसे कि आपका हो गया प्रहार, निर्योग, यानी कि जो पहले जुड़ जाते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। अब देख लेते हैं तद्भव तत्सम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपके परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं इसका तद्भव क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा, तो आपको बताना पड़ जाता है। जैसे कि अगर बात करें अकाज का तत्सम क्या होता है, अकाज का हो जाएगा अकार्य हो जाएगा, अचरज का आश्चर्य हो जाएगा, अपजस का अपयस हो जाएगा, अहीर का अभीर हो जाएगा, आँख का अच्छी हो जाएगा, आंसू का आंसू हो जाएगा, ऊँट का उष्ट हो जाएगा, अवगुण का आपका अवगुण हो जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अवतार का आपका जो है अवतार हो जाएगा, कलेश का क्लेश हो जाएगा, कन का कड़ हो जाएगा, करण का कर्ण हो जाएगा, कुत्ता का कुक्कुर हो जाता है, काम का कर्म होता है, कहार का कर्मकार होता है, कान का कृष्ण होता है। चलते हैं आगे देख लेते हैं और कितने दिए हैं। कोयल का आपका जो है क्या हो जाता है, कोयल का आपका कोकिल हो जाता है, कुम्हार का कुम्हार हो जाता है, कुम्भकार हो जाता है, गधा का गर्दभ हो जाता है, गाय का गो हो जाता है, गिद्ध का गृद्ध हो जाता है, गाहक का ग्राहक हो जाता है, गांठ का ग्रंथि हो जाता है। चलते हैं आगे देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसके अलावा जो इसके जीवन परिचय होते हैं उसके आपको देखने पड़ेंगे। जीवन परिचय को हमने सम्मिलित नहीं किया है। जीवन परिचय की जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उसकी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम स्टडी, उसको आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप ऐड हो सकते हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है वाक्य के भेद बताइए। देख लेते हैं वाक्य के भेद होते हैं जैसे कि आपके मिश्रित वाक्य पूछ दिए जाते हैं, सामान्य वाक्य पूछ दिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा आपके संयुक्त वाक्य भी पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वाक्य। आकांक्षा पुस्तक लिखती है, ये हमारा हो जाएगा सामान्य वाक्य। इसके उदाहरण दे दिया गया है, अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य में आकांक्षा एकमात्र उद्देश्य है एवं पुस्तक लिखती रहे ये एक विषय है। किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है उसे सामान्य अथवा साधारण वाक्य कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, जैसा कि इसमें दिया है कि आकांक्षा एकमात्र उद्देश्य है और एक इसमें विधेय दिया होता है, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय होगा, वो हमारा सामान्य वाक्य होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, तुम्हें जो है जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। उक्त वाक्य में दो समान वाक्य हैं, प्रथम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, द्वितीय तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। पहला समान वाक्य है, दूसरा जो है आश्रित वाक्य है, यानी कि दूसरा जो है पहले वाक्य से आश्रित है। तो यानी कि ऐसे वाक्य हो, एक सामान्य हो एक आश्रित वाक्य हो, जिस वाक्य में मुख्य वाक्यांश सामान्य हो तथा एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात उपरोक्त वाक्य मिश्रित वाक्य है, यानी कि जिन वाक्यों में या क्या दो से मतलब एक वाक्य ना हो, जैसे सामान्य वाक्य में एक वाक्य दिया हो उसमें एक से अधिक वाक्य हो और पहला वाक्य सामान्य हो, दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य से आश्रित हो, यानी कि उस पर डिपेंड हो, यानी कि उसी की भाषा का दूसरा वाक्य हो। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन है दूसरा संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। जैसे कि आपकी है वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा बे और अथवा परंतु किंतु लेकिन यद्यपि यद्यपि बल्कि अथवा इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वर्षा हो रही है यानी कि उसके बाद जुड़ा क्या है? और जुड़ा है। तो उसमें क्या क्या जुड़ा हो आपका? और जुड़ा हो, ठीक है, अथवा जुड़ा हो, तथा जुड़ा हो, परंतु जुड़ा हो, किंतु जुड़ा हो, लेकिन यद्यपि तथापि बल्कि, यानी कि अतः, ये सारे वर्ड जो इसलिए इत्यादि जोड़े जाते हैं, यानी कि इतने वर्ड आपके बीच में मिल जाएं तो आप समझ जाइए संयुक्त वाक्य है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक वाक्य के बीच में और जुड़ा है, ऐसे ही आप पेपर में देखेंगे आपको किंतु लेकिन तथापि यद्यपि बल्कि कुछ भी जुड़ा मिल जाए बीच में तो समझ जाइए हमारा क्या है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य आप लिख देना सीधा सीधा आंखें बंद करके। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं 10 वाक्यों हेतु एक शब्द बनाइए, यानी कि जैसे कि होता है बोलते हैं अज अजन्मा, क्योंकि हम बोलते हैं एक शब्द में एक भाषा में क्या बोल सकते हैं उसको आप बताना है। अजन्मा या अजन्म को हम बोलते हैं जिसका जन्म कभी ना हो। बात करेंगे यार अनाथ की, तो अनाथ को हम क्या कहते हैं? इसका एक शब्द, जैसे कि आपको पूछा जाएगा वह बच्चा जिसके माता पिता दोनों ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको एक शब्द बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा? अनाथ। ऐसे ही हो जाएगा जो कुछ भी ना जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अज कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसे अगोचर कहते हैं। और हमारा हो गया महल के भीतर का भाग जो क्या होता है? अंतापुर होता है। जिसकी गिनती ना हो सके अगणित होता है। और हमारा हो जाएगा सिर से लेकर पैर तक का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहते हैं। और नीचे देख लेते हैं, निम्न जाति का व्यक्ति जो होता है अत्याज्य होता है। किसी का महत्व या मुद्रा का मूल्य कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य बताइए। अगर बात करेंगे इसके उद्देश्य की तो हमारा क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जब अपनी भाषा को लेखन द्वारा व्यक्त करता है तो निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ति होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा लिपि, शब्द, मुहावरे इत्यादि का चयन करना, यानी कि लिखित अभिव्यक्ति की अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो हमारे उद्देश्य हो जाएंगे लिपि, शब्द, मुहावरे इत्यादि का चयन करना। विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में विषय अनुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता होती है। बर्तनी वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इत्यादि का ज्ञान होता है। बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह का संचार भी होता है। चलते हैं देख लेते हैं लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। अगर इसकी शिक्षण विधियां की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी, आपकी एक होती है अनुकरण विधि होती है, यानी कि अध्यापक द्वारा श्याम पट अथवा कापी पर अक्षर लिखकर बच्चों से अनुकरण द्वारा ज्ञान अक्षरों को लिखने को कहता है। यानी कि जो अध्यापक है बोर्ड पर लिख देगा और बच्चे उसका अनुकरण करके अपने कापी पर नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपका मॉन्टेसरी पद्धति, इस पद्धति में प्लास्टिक गत्ते लकड़ी से निर्मित अक्षरों को दिखाकर बच्चों को पढ़ने व लिखने का अभ्यास कराता है। कौन कराता है? अध्यापक बच्चों को कराता है। देख लेते हैं चित्र विधि जो आपकी होती है। चित्र विधि द्वारा चित्रों के नीचे लिखे अक्षर दबाकर दिखाकर बच्चे को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। पढ़ो फिर लिखो विधि होती है आपकी एक, ये भी विधि हो जाएगी। इस विधि में पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, फिर लिखने को कहा जाता है। बच्चों के समक्ष पूरा वाक्य लिखकर रख देते हैं, फिर एक एक शब्द को देखकर वह लिखता है, फिर वाक्य से मिलाकर देखता है और अशुद्धियों को सुधारता है। एक हो जाएगी आपकी रचनात्मक विधि। इस विधि में बच्चों के समझ अक्षरों को अलग अलग भागों में विभाजित करते रहते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट को, भाषा शिक्षण में शास्त्र वाचन का महत्व क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में ये आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे शास्त्र वाचन की, तो शास्त्र वाचन शिक्षण का वह चरण है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोलें। जैसे प्रार्थना बालकों द्वारा एक साथ बोलना, जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियां, वाचन संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों
का पता लगाने पर उनको संशोधन संभव है, उसे पूर्ण नहीं कर सकते। ये हमारा हो जाएगा भाषा शिक्षण में शास्त्रवाचन का परिभाषा हो जाएगी। बर्तनी संबंधी अशुद्धियों की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हैं, देख सकते हैं बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण जो है आपके हो जाएंगे इस प्रकार हैं। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, यानी कि उच्चारण कैसे करना चाहिए इसके जो साधारण नियम है उसका ज्ञान ना होना, हकलाना व तुतलाना, और हो जाएगा थर्ड वाला कम सुनना, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, किसी ध्वनि का लोप कर देना, किसी ध्वनि को उलट पलट देना, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना इत्यादि हमारे क्या हो गए, ये हमारे बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण हो गए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। संयुक्त वाक्य के बारे में हम बता चुके हैं क्योंकि उसके बीच में क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे कि आपका किंतु आ जाता है, इसलिए आ जाता है, ऐसे शब्द जो बीच में आ जाते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि देख सकते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य वाक्य हो, एक मुख्य वाक्य तथा अन्य उपवाक्य हो जो निराश्रित हो, उपवाक्य की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो किसी से आश्रित ना हो। आश्रित वाला आपका दूसरा तो जो मैंने समझाया था, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। उपवाक्य संयोजक से जुड़े रहते हैं, जैसे मोहन मेरठ गया 3 दिन तक रहा। ठीक है, देख लेते हैं प्रधानाचार्य जी बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आए, प्रधानाचार्य जी बीमार है मुख्य वाक्य है इसलिए विद्यालय नहीं आए, उपमुख्य वाक्य है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य निराश्रित वाक्य है और यह है और वो है इस निराश्रित संयोजक से मुख्य वाक्य से जुड़ता है। अगर बात करेंगे तो इसमें देख लीजिए इसलिए जुड़ा है और इसके बीच में और जुड़ा है, यही हमारी संयुक्त वाक्य की मेन पहचान है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण से समझाइए। विराम चिन्हों के बारे में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है। जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण विराम हमारा इंग्लिश के फुल स्टॉप से अपोजिट होता है, बार के अंत में लगाया जाता है, यानी कि बाग के अंत में हमारा फुल स्टॉप यानी कि ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि कोहली को बच्चे क्रिकेट का मसीहा मानते हैं, जैसा कि आपका ये लगा दिया गया है, क्या पूर्ण विराम लगा दिया गया है। चलते हैं अर्धविराम पर। अर्धविराम में क्या होता है, वाक्य में छोटा विराम अर्धविराम कोमा लगाकर करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजकर हिंसा फैलाई, इसके बाद हम कामा यानी कि अर्धविराम लगा देंगे। सीमा पर गोलियां चलाई, भारतीय सैनिकों की हत्या की, यानी कि सारे के सारे कामे लगा देंगे। जितने भी वाक्य बनेंगे छोटे छोटे उसमें कामा लगाकर हम उसको जोड़ देते हैं। सैनिकों के मृत शरीर वापस करने से पूर्व उनके सिर काट लिए फिर भी भारतीय नेतृत्व की सहनशीलता नहीं डगडमाई, ये हमारा इसका उदाहरण दे दिया गया है। अल्प विराम देख लेते हैं। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जब रुकना होता है तब अल्पविराम लगा देते हैं, ये हमारा चिन्ह हो जाएगा अल्पविराम का। जैसे कि ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकते ही ये हमारा चिन्ह लग गया। यात्रियों की भीड़ को देखकर ट्रेन में घुसने का साहस ही नहीं हुआ और पीछे हटना पड़ा। देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि कोई प्रश्न पूछता है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दिया जाता है। उक्त चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए देश में कौन आएगा। ये हमारा देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये बहुत ईजी है जैसा कि आप सब समझते होंगे। देख लेते हैं विस्मय बोधक के बारे में जान लेते हैं। यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे कि भारत क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई, ऐसी आशा नहीं थी। हमारा क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है हमारा, ये होता है जिसके जैसे कि ये किस लिए लगता है, जब किसी प्रसन्नता की चीज़ हो, कोई हंसी की चीज़ हो, किसी दुखी की चीज़ हो, क्या अचानक कोई घटना घट गई, जैसे नहीं बोलते हे अरे ओ के साथ इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें दिया गया है भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम से मुकाबला श्रृंखला हार गई के बाद ये हमारा ये चिन्ह लगा दिया गया, ऐसी आशा नहीं थी, यानी कि इसमें दुख की बात की गई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जैसा कि आपको बता चुके हैं प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह को ये प्रदर्शित किया जाता है, चिन्ह दे दिया गया है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि कौन सा, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हो जाएगा समासिक पद किसे कहते हैं। समासिक पद की अगर बात करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा चाय नाश्ता,
रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये हमारे समासिक पद होते हैं। उपसर्ग प्रत्ययों के बारे में अंतर आपको बताना है, इससे पहले उपसर्ग प्रत्यय आपको बता चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उपसर्ग के बारे में देख सकते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत किसी शब्द के प्रारंभ में अक्षर अथवा शब्दांश जोड़कर नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे उपसर्ग शब्द कहते हैं। जैसे करण के आगे अनु लगाने से अनुकरण हो जाता है, यानी कि उपसर्ग को शब्दों के पहले लगाया जाता है। जैसे कि हम करण में अनु लगा देंगे तो हमारा अनुकरण हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्यय को देख लेते हैं। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अच्छा शब्द अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कड़वा शब्द के बाद हट लगा देते हैं तो हमारा कड़वाहट हो जाएगा। जैसे लिखा 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 लिखा, उसके बाद लिखावट कर सकते हैं। ऐसे ही हलवाई में बाई लगा के हलवाई कर सकते हैं। ये हमारे प्रत्यय हो जाएंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देख लेते हैं प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर मेन क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कि प्रत्यय को आपको पता है बाद में जोड़ा जाता है। जैसे कार्यालय में हम बाद में आलय जोड़ते हैं, आलय आलय को कार्य के बाद जोड़ दिया जाता है। उपसर्ग में शब्दांश को सबसे पहले जोड़ा जाता है, जैसे पालन से पहले अनु जोड़ दिया जाता है तो हमारा अनुपालन हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं प्रत्यय उपसर्ग को, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं कारक के बारे में। अगर कारक की बात करेंगे तो देख लेते हैं, उसमें आपको अपादान कारक के बारे में भी बताना है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके कारक हो जाएंगे। अपादान कारक की अगर बात करेंगे, संज्ञा के जिस रूप में अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से जिसका भाव अलग होने की और डरने और शर्माने से है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया। अपादान का कारक मतलब होता है अलग होने से, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता अगर वृक्ष से गिरेगा तो पत्ता अलग हो जाएगा। मैं शेर की दहाड़ से डर गया, मतलब जिसमें अलग, धार से डर गया यानी कि अलग हो गए वहाँ से, तो हमारे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। चलेंगे आगे देख लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, उदाहरण सही समझाइए। अगर परीक्षा हाल में आप बैठे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको इतना तो पता है, आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है तो आपने 1-2 महीने तो आपने देखा ही होगा। 1-2 महीने नहीं देखा आपने, 10 दिन 5 दिन तो किताब पढ़ी होगी, इससे भी कम पढ़ी होगी, तो आपको इतना तो पता ही है अपने मतलब अपने पिछली पढ़ाई से कि आप उसके बारे में आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। यानी किसी क्वेश्चन को आपको परीक्षा में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपके लघुत्तरी प्रश्न है, उसको अगर नहीं आ रहा तो आप उसमें हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया है पठन में रुचि विकास करने की विधियां आपको लिखनी है, जैसे कि इसमें पहली दी है अक्षर बोध विधि और दूसरी दी है कविता विधि, कहानी विधि, ऐसे ही इसमें है बड़ोच्चारण विधि, और इसके अलावा ये सारी विधि के बारे में लिखकर उसमें आप अपने भाषा में अपने आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, जैसे लघुत्तरी में आते हैं, आप अति लघुत्तरी वैकल्पिक में तो आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट ही लिखना है, लेकिन और बड़े क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपको एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, एक पेज में ही आपको सब हेडिंग डालकर सब कुछ लिखना है, और सभी बड़े क्वेश्चन में हेडिंग अवश्य डालें। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। मेन इंपॉर्टेंट या अति लघुत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रत्युपकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। वारय वाट होना, यानी कि वारय वाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बंटवारा होना, वारय वाट होना यानी कि बंटवारा किसी घर में हो जाता है। बा का प्रयोग है, रमेश अपने भाइयों से वारय वाट हो गया, यानी कि अपने घर से अलग हो गया, बंटवारा कर लिया। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनौपचारिक का होता है। चलेंगे योग रूढ़ पर। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को जब वो समान अर्थ ना प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे तो हमारा योग रूढ़ होता है। हरिओद का पूरा नाम आपको पता होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। हरिओद से याद आ गया कि बहुत सारे जीवन परिचय भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, या फिर उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, साहित्य परिचय पूछा जाता है, तो आप 2-3-4 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, महादेवी वर्मा हैं, ऐसे ही आप 2-3 जीवन परिचय के सिर्फ क्या देखना है आपको? स्थान देखना है, कहाँ पर जन्म हुआ और जन्म डेट क्या है। इसका जो PDF है आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, यानी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलते हैं आगे देख लेते हैं। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। बात करेंगे अगर उन्नत की तो इसका विपरीत होता है अवनति, और कृपण का होता है दाता या खर्चीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रावण तथा किसान का तत्सम स्वरूप बताइए। श्रावण का होता है आपका श्रावण और किसान का होता है कृषक। आंसू के रचयिता कौन थे? आंसू के बहुत इजी क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने आंसू उनकी रचना। ये आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य को प्रयोग कीजिए। असंभव कार्य करना होता है, यानी कि आसमान के तारे तोड़ना या आकाश से तारे तोड़ लेना यानी कि असंभव कार्य करना। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ने के जैसा है। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? बात करेंगे अगर महाप्राण की तो हमारे हैं त्रिपाठी निराला जी, यानी कि निराला जी हैं हमारे। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप बताइए। उछा, उछा का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। चितेरा का हो जाएगा चित्रकार। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, सार्वजनिक होता है, यानी कि सबके उपयोग के लिए उस चीज को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत ईजी है, उपमा अलंकार है। इससे ये समझ में आता है कि अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो आपको अलंकार भी पढ़कर जाना है। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा है आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, यानी कि इसका भी हो जाएगा असंभव कार्य करना। बीड़ा वादनी बरदे पंक्ति के रचयिता कौन थे? इसके भी थे निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखने हैं। चतुर्दिक आपका होता है द्विगु समास, क्योंकि इसमें पहले क्या संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमारा द्विगु समास है। यथाविधि की अगर बात करेंगे तो इसमें अव्यय दिया है, अव्यय दिया है और बाद में हमारी क्या दी है? संज्ञा दी है। ये हमारा हो जाएगा बेभाव समास। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। कोकिल का हो जाएगा कोयल और कूप का हो जाएगा कौवा। चलते हैं, कौवा नहीं कुआं हो जाएगा, सॉरी कुआं हो जाएगा। प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखने हैं। प्रा का आपका प्रहार हो जाएगा, प्रकार भी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रयोग भी हो जाएगा। और आपका हो जाएगा सु का लिखना है आपको, सुगम हो जाएगा, शुभ विचार हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले पर। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची आपको बताने हैं। समुद्र का क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, अरोति हो जाएगा। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम आपको लिखने हैं। एक दंत में कौन सा है? द्विगु है, क्योंकि एक हमारा संख्यावाचक है। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक हो वो हमारा द्विगु समास होता है। तो हमारा एक, और नीलकमल में प्रयुक्त कर्मधारय है। कर्मधारय में क्या होता है कि इसमें एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। पहला वाला जो हमारा क्या है? विशेषण दिया नील, यानी कमल कैसा है? नीला है, नील कमल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। चलेंगे नेक्स्ट पर, देख लेते हैं। खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य को प्रयोग कीजिए। कथनी एवं करनी में अंतर होता है, यानी कथनी एवं करनी में अंतर होता है। पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। प्रश्न देख लेते हैं। काकर पाथर जोरी मस्जिद लई बनाए तापी चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए की इस पंक्ति के रचयिता कौन? कबीर दास हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कबीर दास की आपने बहुत पहले ये किताब में आपने पढ़ा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और जो जीवन परिचय की PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।